नमस्ते साथियों, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं हूं आदर्श उपाध्याय। कल हम लोगों ने कर लिया था क्या, अलंकार। आज ध्वनि से शुरू करना है, जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे वैचार की भी आज कंप्लीट हो जाए हमारा। ठीक, चलिए। ध्वनि सिद्धांत, इसके प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन। इनकी पुस्तक का नाम ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक लोचन किसकी है? अभिनव गुप्त। प्रतिपादित ध्वनि आत्मा काव्यरस का समर्थन परवर्ती आचार्यों द्वारा अभिनव गुप्त, मम्मट और जगन्नाथ ने भी किया है। ध्वनि ही आत्मा, ध्वनिर आत्मा या कह सकते हैं, या ध्वनि रा विसर्ग हो जाता है संस्कृत में। ध्वनि आत्मा काव्यश। ठीक, मतलब ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। चलिए, आनंदवर्धन का ध्वनि निरूपण देखते हैं। ध्वनि पर पूर्ववर्ती व्याकरण शास्त्र के स्फोट का अप्रत्यक्ष प्रभाव है। व्याकरण के स्फोट से आनंदवर्धन ने ध्वनि व्यंजक और व्यंग शब्द ग्रहण कर उन्हें नए संदर्भ में प्रयोग किया। आगे आइए। आनंदवर्धन ने व्याचार्थ और व्यंग्यार्थ के संबंध को किसी सुंदर स्त्री के सुंदर अव्यय और उनसे फूटते लावण्य तथा दीपशिखा एवं उससे निकलते प्रकाश के उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट आया है। आनंदवर्धन ने वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ को के संबंध को किसी सुंदर स्त्री के अवयव, ठीक, और उनसे फूटते लावण्य यानी सुंदरता, तेज यानी कि दीपशिखा जिसको कह रहे हैं, एवं उससे निकलते प्रकाश के उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया। सब बेचारे स्त्रियों को लेकर के परेशान थे। शब्द से प्रतिपादित सामान्य अर्थ को वाच्यार्थ और विशिष्ट अर्थ को व्यंग्यार्थ माना गया है। इस दिख रहा है ना वहां से। वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अंतर के 8 आधार उल्लिखित किए हैं, जो निम्नलिखित हैं। इसको देखते हैं। निमित्त, कारण, आश्रय, कार्य, काल, बोधा, संख्या, विषय, स्वरूप। वैसे यहां से क्वेश्चंस आते नहीं है आगे। हाँ, ये देख, आनंदवर्धन, मम्मट और व्यंग्यार्थ का चमत्कार क्या क्या है। ठीक, तो देखते हैं। ये ध्वनि काव्य मानते हैं। ठीक, ये उत्तम वाच्यार्थ से अधिक, मतलब इसका प्रभाव या चमत्कार या जो भी कह लीजिए, ये आता है गुणीभूत व्यंग काव्य। आनंदवर्धन कहते हैं ये मध्यम काव्य मानते हैं और वाच्यार्थ से कम या उसके लगभग समान मानते हैं। चित्र काव्य को अवर काव्य, यह प्रकट रूप में नहीं होता। आनंदवर्धन के अनुसार इसमें तीनों में ही ध्वनि तत्व रहता है, किंतु प्रथम दो में यह प्रकटतः स्पष्ट होता है और अंतिम में प्रकट नहीं। चित्र में भाई ध्वनि कहाँ से ले आओगे? लेकिन मान लीजिए कि अभी जैसे वो उसका चित्र बहुत वायरल हो रहा है, जो चाकू मार रहा है उस कन्या को, तो उसमें ये दिखाया था कन्या चिल्ला रही है, तो ध्वनि छिपा हुआ है ना, ये होता है। वक्रोक्त, और मान लीजिए ये पंक्ति लिखी हुई, पंक्ति जब हम पढ़ेंगे तो इसमें ध्वनि तो निकलेगी ही, लेकिन चित्र को हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो चित्र को हम समझ सकते हैं। आगे जी वक्रोक्त, इसके हैं वो क्या नाम है, कुंतक, इसके प्रवर्तक कुंतक जी। ठीक, इनके अनुसार वक्रोक्ति काव्य आत्मा है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम। ठीक, मतलब काव्य तभी तक जीवित है जब तक वक्रोक्ति। व्यापार मूलक वैशिष्ट से वक्रोक्ति की स्थापना हुई और इनका जन्म कहाँ हुआ? कश्मीर। ठीक, अरे यूएनओ में एक वो हुआ था, जब कश्मीर वाला मुद्दा चला, तो जो भारत की तरफ से सलाहकार थे, विद्वान, तो उन्होंने कहा कि मतलब
5000 साल पहले ऐसे कुछ दिया, 2000 साल पहले का वर्णन किए थे, है ना, कि हमारे यहाँ के कोई ऋषि मुनि थे, वो तपस्या कर रहे थे, और पाकिस्तान से जो कुछ लोग आए, उनकी कमंडल या ऐसे कुछ लेकर भाग गए थे। पाकिस्तान वाला भड़क गया, ये कश्मीर तो था ही नहीं। तब ये यहाँ से रेला है उसको कि तब अखंड भारत था ना, कश्मीर तब भारत का था, तो अब तुम्हारा कैसे हो गया। एक बार ये इस पे भी किए थे ये लोग, नीम के पेड़ वाले पे, पाकिस्तान वाले, नीम के पेड़ से जितनी भी दवाइयाँ बनेंगी, प्रोडक्ट बनेगा, उसमें हमारा शेयरिंग रहेगा, क्योंकि ये सबसे पहले हमारे यहाँ पाया गया। इतना फटकार लगा उसका कि तू 1947 में बने हो। वही ना, कुमार विश्वास से लोग बोले कि आप पाकिस्तान पे कविता क्यों नहीं लिखते। बोला कि मैं प्रेम का कवि हूँ, जो हजारों साल पहले था, आज है, हजारों साल बाद रहेगा। पाकिस्तान 1947 के पहले नहीं था, आज है, कल। क्या भरोसा भाई, जो दिल्ली में दो लोग बैठे हैं, बस इनको रात में आके कहना है, बाद रात 12 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर की सीमा लाहौर तक की जाती है, कृपया अपने गाड़ी का नंबर प्लेट बदलवा लें। कुंतक के विभिन्न पूर्ववर्ती ये लोग कर भी सकते हैं। आचार्यों द्वारा वक्रोक्ति संबंधी, पाकिस्तान को 70 साल में अब जाके समझ में आया बदतमीज होता क्या है। अब तक तो जितने हमारे थे प्रधानमंत्री लोग, पढ़े लिखे, बहुत डिसेंट, प्लीज शांत रहिए, है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात, ये हैं दो। और अमित भाई क्या हुआ, वहां पे हमला हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, कर दूं, कर दे, ये होता है ना। वक्रोक्ति संबंधी भिन्न भिन्न मत तो प्रकट किए गए, किंतु परवर्ती आचार्यों ने वक्रोक्ति के काव्य का बाह्य तत्व मात्र होने जैसे विभिन्न कारणों से इस संप्रदाय का समर्थन नहीं किया। इसका मतलब कुंतक के विभिन्न पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा वक्रोक्ति संबंधी भिन्न भिन्न मत तो दिए ही गए, लेकिन परवर्ती आचार्यों ने वक्रोक्ति के काव्य का बाह्य तत्व मात्र, बाह्य पत्र होने मात्र से विभिन्न कारणों से इस संप्रदाय का समर्थन नहीं किया। बाणभट्ट की कादंबरी में वक्रोक्ति का इस्तेमाल क्रीड़ा कलाप अथवा परिहास में हुआ है, क्रीड़ा कलाप अथवा परिहास में। बाणभट्ट की कादंबरी में, ठीक। विभिन्न आचार्यों द्वारा वक्रोक्ति के निरूपण आचार्य भामह और आचार्य दंडी है। आगे आइए। सर्वप्रथम आचार्य भामह ने वक्रोक्ति का विस्तृत विवेचन किया। भामह ने वक्रोक्ति का अर्थ अतिशोक्ति माना तथा इसे सम, संपूर्ण अलंकारों का मूल घोषित किया। संपूर्ण अलंकार क्या, संपूर्ण, हाँ, संपूर्ण अलंकारों का मूल घोषित किया। वक्रोक्त के अभाव में भामह काव्य को कथन समुदाय मात्र या वार्ता मात्र ही मानते हैं। आगे आइए, तो छोड़िए। वक्रता काव्य का प्राण नहीं है, पर उसका बाह्य व्यक्तित्व अवश्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल क्या कहते हैं कि क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, क्रोचे का है, भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है। ये कई बार पूछा गया, हिंदी में भी पूछा गया है, और हिंदी जब आप पढ़ेंगे वैचारिकी, हो सकता है उसमें मिले, या शुक्ल का जब वो पढ़ते हैं हम लोग, क्या नाम है, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, है ना। तो क्रोचे का अभिवंदनावाद क्या है, भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है, या विलायती रूपांतरण, मतलब विलायती मतलब विदेशी, है ना। ये क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद, इनके कहने मतलब ये भारत से निकला हुआ है। हमारा जो वक्रोक्तिवाद था, उसी का उत्थान है, या उसी का बढ़ता हुआ रूप है, ये मानते हैं शुक्ल, है ना। शब्द और अर्थ की यह स्वाभाविक और वक्रता विभिन्न छाया और कांति का सृजन करती है। इस वैचित्र सृजन का सृजन करना विदग्ध कवि का ही काम है। कौन कहते हैं, प्रसाद जी। सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखित पल्लव की भूमिका को वक्रोक्ति का घोषणा पत्र कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, और किसका घोषणा पत्र कहा जाता है, बताया था, है?
वक्रता काव्य का अनिवार्य माध्यम है, यह सत्य है, परंतु वह उसका जीवित या प्राण तत्व है। यह सत्य नहीं है। अनिवार्य माध्यम का भी अपना महत्व है, क्योंकि व्यक्ति के अभाव में आत्मा की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। फिर भी व्यक्तित्व आत्मा अथवा जीवित तो नहीं है, कहते हैं डॉक्टर नहीं। शब्द शक्ति कौन कौन सी होती है? तीनों की आप बताइए, अंतर क्या है? अभिधा में बात सीधे सीधे कही जाती है। तो मैंने कहा कि यहाँ बैठ जाओ, ठीक, बहुत बढ़िया। लक्षणा में लक्षण दे के बताई जाती है। एकदम गधा हो क्या यार, बोलते हैं ना, एकदम गधे हो क्या। और व्यंजना में क्या होता है, हम व्यंग करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बहुत क्लास में गलत बता देता, टीचर क्या बोलते हैं, बहुत समझदार हो गए हो ना, तो ये इसको व्यंग कहा जाता है, ये व्यंजना है। अभिधा में बात एकदम सीधे सीधे कही जाती, बिल्कुल सीधे। लक्षणा में लक्षण देके, और इस व्यंजना में व्यंग के माध्यम से। तुम बहुत समझदार हो, है, हम तो यहाँ मूर्ख बैठे हैं। देव लिखते हैं कि अभिधा उत्तम काव्य है, कई बार पूछा गया है। मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंज रस विरस उल्टी कहत। लक्षणा में देखिए, जब अभिधा द्वारा प्राप्त अर्थ को ग्रहण करने में किसी प्रकार की बाधा आ पड़ती है, मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। ये 6 भेद माने जाते हैं टोटल: गौड़ी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोप, उपादान और साध्य वसाना। और फिर ये लक्षणा के मुख्य 2 भेद हैं: रूढ़ लक्षणा और प्रयोजनवती। इससे यही सब पूछा जा सकता है। आगे आइए, व्यंजना कहाँ गया। ये आता ही नहीं। एग्जाम में क्या है कि वो यहाँ से आएगा ही नहीं क्वेश्चन, आपको संप्रदाय से आ सकता है, पाश्चात्य का साथ संप्रदाय से, यहाँ से। तो इनका जो परिभाषाएं हैं, जो संस्कृत में है, हिंदी में है, यहाँ से आ सकता है। ये सब कहाँ पूछता है। और अगर पूछ भी, ये सब इसलिए नहीं पूछा, उसको पता है कि बच्चा रट के बैठा है। और जो वो सारी चीजें, जो परिभाषाएं हैं, वो सारा मिल जाता है एक में रटने के बाद। दिक्कत ये है। ऐसे मान लीजिए कोई कोई बच्चा होगा जो एक कीवर्ड पकड़ता होगा, अच्छा इसका ये है तो ये हो जाएगा। सब तो करते नहीं होंगे, तो एक में मिल जाती हैं सारी चीजें। ये तो हर कोई तैयार कर लेगा, 4 बार इसको लिखो कॉपी पे, अपने आप तैयार। व्यंजना वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के अतिरिक्त जिस अद्भुत अर्थ का बोध हो, उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। जैसे तुम बहुत समझ, इसका मतलब है क्या, तुम मूर्ख हो। हाँ, इसके 2 भेद हैं, शाब्दी और अर्थी। पाइए पाश्चात्य काव्य शास्त्र का ट्रिक लिखिए याद करने। पाश्चात्य काव्य, पाल डेविड, पाल डेविड पाल डेविड, पाल पाल डेविड हीविका, हीविका पिका, हीविका पिका, पाल डेविड हीविका पिका,
मुंह बना जॉर्ज जैसा, मुंह बना जॉर्ज जैसा, ठीक, मुंह बना जॉर्ज जैसा। रिचर्ड, रिचर्ड्स भी एक है ना, रिचर्ड्स बर्थ लिए, बर्थ यानी जन्म, रिचर्ड बर्थ लिए देर से, ये इसका पूरा ट्रिक है। जितने पूछे जाएंगे इसके अलावा नहीं पूछे जाएंगे, इतना तैयार होना चाहिए। चलिए अब मैं बताता हूँ, आप ट्रिक बताते जाइएगा, कौन किस पे आएगा मैं बताता जाऊंगा, ठीक। पाल डेविड हीविका पिका मुंह बना जार जैसा, रिचर्ड बर्थ लिए देर से, ठीक। चलिए अब पहला है प्लेटो, पाल डेविड है ना, तो पहले इसको अभी भूल जाइए, इधर जो रचनाएं हैं इनकी, ठीक। पी से प्लेटो, ए से अरस्तु, होरेस को छोड़िए, कम पूछे जाते हैं। एल से लोनजाइनस, पाल, फिर डेविड, डे, डेविड कहाँ, हाँ ये नहीं है, सुनिए, पाल, फिर ड्राइडन का पूछा जाता, डेविड, ये यहाँ गए, फिर वॉलतेवर और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, पाल डेविड। आगे आइए, आगे क्या, हीविका पिका, ठीक, हीविका हीगेल, हीविका विलियम वर्ड्सवर्थ, हीविका कॉलरिज, फिर पिका पीवी शैली, ठीक, पीवी शैली। आगे आइए, पीवी शैली के बाद कार्ल मार्क्स, हीविका पिका। आगे आ जाइए, मैथ्यू आर्नाल्ड, मुंह, ठीक, मुंह से कहाँ गया, बना, पेन दे तो क्रोचे, ठीक, जॉर्ज, जॉर्ज लुकाच, जॉर्ज, ठीक, जैसा। आगे आ जाइए, और आगे क्या मैं बताया था, हाँ इसके बाद इलियट को ऐसे याद कर लेना, रिचर्ड को, रिचर्ड्स बर्थ कहाँ गए, हाँ हाँ, रिचर्ड्स ऊपर, फिर आगे आएंगे लास्ट में ये रोला बर्थ, बर्थ लिए देर से, जाग देरिदा। इस ट्रिक पे जितने बैठेंगे उनको बैठा के याद कर लेना है, क्योंकि ये वाले क्रम बहुत कम पूछे गए हैं, इतना बार बार पूछा गया उसका मैंने तो बना दिया, ताकि अगर कहीं से भी आ जाए तो एक बार मार देना। आगे आ जाए, अब इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं कई बार, रिपब्लिक बहुत बार पूछा गया, एक, इनकी रिपब्लिक पूछी जाती है, और पारमेनिड्स, योन भी पूछा जाता है। अरस्तु पे आइए, इनकी सारी पूछी जाती है, पेरिपोएतिकेस, रियोट्रिक और पॉलिटिक्स, या इसका अन्य नाम है आन पोएटिक्स, इसका पेरिपोएतिकेस का। फिर आगे आ जाए लोनजाइनस, इनका पेरिप्सुस ऑन दी सबलाइम। फिर आगे जॉन ड्राइडन, द इंडियन एम्परर, बहुत बार पूछा गया है, ठीक, एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी। फिर आगे आइए, सैमुअल जॉनसन, लाइफ ऑफ द मोस्ट एनिमेंट पोएट, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आगे आइए, हीगेल,
इनका है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ रिप्रिट स्प्रिट, साइंस ऑफ लॉजिक कई बार पूछा गया, एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट, और ये पूछा द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलॉसफी ऑफ द फाइन आर्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेट्स 1798 बहुत बार, कैलरीज बायोग्राफी लिटरेरिया बहुत बार, एट्स टू रिफ्लेक्शन भी कई, चर्च एंड स्टेट भी पूछा गया बहुत बार इनका, लेक्चर ऑन लिटरेचर और लेक्चर ऑन शेक्सपियर, पीबी शैली ए डिफेंस ऑफ पोएट्री। आगे आइए, कार्ल मार्क्स पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कार्ल मार्क्स का पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। मैथ्यू आर्नाल्ड का देखिए, ऐसे इन क्रिटिसिज्म ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर, कल्चर एंड एनार्की बहुत बार पूछा गया है, भी लिटरेचर एंड ड्रामा भी पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आगे एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, सिगमंड फ्रायड को देखते हैं। सिगमंड फ्रायड, इनका कौन सा वाद है, सिद्धांत इनका कौन सा है, मनोविश्लेषणवाद, जिसको फ्रायडवाद भी कहा जाता है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस, क्रोचे का एस्थेटिक और लॉजिक। फिर आ गया ये एजरा पाउंड, मेक न्यू, इनका वाद कौन सा, बिंबवाद, ABC ऑफ रीडिंग। जॉर्ज लुकाच का देखिए द थ्योरी ऑफ नोवेल और द मीनिंग ऑफ द कंटेम्प्रेरी रियलिज्म, स्टडी इन यूरोपियन रियलिज्म, द हिस्टोरिकल पुस्तक। आगे आइए, T.S. इलियट, इनका सिद्धांत पढ़ा तो होगा BA में, निर्वैतिकता, द सेक्रेड वुड, द वेस्टलैंड, एलिजाबेथेन एसे, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म कई बार पूछा गया, इन सेलेक्टेड एसेज, पोएट्री एंड ड्रामा, आगे ऑन पोएट्री एंड पोएट्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आइए रिचर्ड्स, द फाउंडेशन ऑफ एथिक्स, द मीनिंग ऑफ द मीनिंग, साइंस एंड पोएट्री, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, कॉलरिज ऑन ह्यूमैनिजेशन। जहाँ सात्र, फ्लावेयर और बीइंग एंड नथिंग, वाइट इज लिटरेचर, व्हाट इज लिटरेचर। आगे आ जाइए आप, रोला बार्थ, द डेथ ऑफ द ऑथर, और फिर द जाक देरिदा, जाक स्पीच एंड फेनोमिना ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, राइट टू फिलोसफी, द एंड ऑफ मैन। तो इनका देख लेते क्या क्या सिद्धांत है। अरस्तु, इनको विस्तार में पढ़ते नहीं, वहां से पूछेगा नहीं, यही बस ना कर लेते। अरस्तु अनुकरण, त्रासदी और विरेचन इनका सिद्धांत है। लोनजाइनस का देखते उदात का, वर्ड्सवर्थ काव्य भाषा, फ्रेडरिक लेगल स्वच्छंदतावाद, कालरिज कल्पना और फैंटेसी, क्रोचे अभिव्यंजनावाद, इलियट निर्वैदिकता, विक्टर स्लोवस्की रूपवाद, सस्यूर संरचनावाद, जागृतिकता, उत्तर संरचनावाद, नार्थप फ्राई मिथक, जरा पाउंड बिंबवाद। हो गया कंप्लीट। हम लोग शुरू करते हैं वैचारिकी। टाइम कितना हुआ है, बचा
वैचारिकी में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते पहले इसको नोट। हैं? जरूर पढ़ो। वैचारिकी में आपका पहले पढ़ना है आपको क्या, अम्बेडकर दर्शन। कर दर्शन, यहाँ से ये पूछा जाता है रचनाएं क्या है या इनका योगदान क्या रहा है, इनकी पत्रिकाएं जैसे मूक नायक है, जनता है, सब अम्बेडकर दर्शन। लोहियावाद, लोहियावाद या लोहिया दर्शन। फिर दलित विमर्श, मोटी मोटा बस पढ़ना, ज़्यादा नहीं। और इस हैं तो अभी और भी बहुत ज़्यादा आदिवासी है, यहाँ से नहीं। अम्बेडकर दर्शन से क्वेश्चन आना ही आना है, 101%। मोस्ट इम्पोर्टेंट इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो अम्बेडकर। गांधीवाद भी है, वहाँ से आता होता नहीं। वैचारिक पृष्ठभूमि का पहला टॉपिक, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि। नवजागरण की अवधारणा देखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण के जिस, आज अगर ये खत्म होगा तो ठीक है, नहीं तो मंडे को तब भी हम शुक्ल ही करेंगे। उसके अगर 44 पेज है। हाँ, लेकिन मंडे को शुक्ल ही होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो अगर मान लो नहीं भी होता तो खुद भी देख सकते हो। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण के जिस तीव्र दौर से गुजरा उसे कुछ चिंतक पुनर्जागरण कहते। इधर सैटरडे संडे वाली क्लास ऑफ हो गई ना, नहीं तो सब पहले सैटरडे संडे भी होते, फिर चल जा। फर्स्ट पेपर की होती सैटरडे संडे। नवजागरण का अर्थ है नए तरीके से जागना। आगे आइए। राम स्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। दो संस्कृतियों की टकराहट से, नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ठीक, इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की अच्छाइयां ग्रहण करना चाहती हैं अपनी, और अपनी बुराइयां छोड़। यही इतना याद करो, टकराहट। बाकी तो पढ़ने टाइम का। पहला जागरण कब हुआ, मध्यकाल से संबंधित, यानी जब हमारा वो चल रहा था, इस्लाम आया था। ठीक, इस्लाम का आगमन जब हुआ, इस्लामी वही मतलब भक्ति काल ही था, है ना। इस्लामी संस्कृत समता मूलक किंतु कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारित थी, जबकि भारतीय संस्कृत धार्मिक लचीलेपन किंतु विषमता मूलक सामाजिक संरचना पर आधारित। यही इसकी बहुत गड़बड़ चीज है। इन दोनों की टकराहट से भक्तिकालीन जागरण हुआ और सामाजिक संस्कृति उद्भूत हुई। दूसरा जागरण 19वीं शताब्दी से, जहाँ पश्चिमी संस्कृत की टकराहट भारतीय संस्कृत से हुई। यही बात कहते हैं स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी नवजागरण, देश में 3 क्षेत्रों में नवजागरण प्रमुख है, बंगाल, महाराष्ट्र और हिंदी प्रदेश, मतलब इधर के उत्तर भारत। आगे आइए। हिंदी नवजागरण का आरंभ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना जाता है। भारतीय युग, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन व महावीर प्रसाद का टॉपिक है। हिंदी नवजागरण पर बंगाल व महाराष्ट्र के नवजागरण, अंग्रेजी पश्चिमी ज्ञान एवं भक्ति आंदोलन के प्रभाव को देखा जा सकता है। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी ज्ञान व पश्चिमी ज्ञान की उल्लेखनीय भूमिका नहीं मानी। हिंदी जाति की अवधारणा मीर भारतेंदु, डॉक्टर इकबाल, धीरेन्द्र वर्मा, सुनीत कुमार चटर्जी, फ्रेडरिक पिंक आदि 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 है। आगे आइए, क्या मानते हैं। हाँ, ये इनका है। इस बहुजातीय राष्ट्र में एक जाति हिंदी भी है। इसके मजबूत हुए बिना बहुजातीय राष्ट्रीयता
सुदृढ़ नहीं हो सकती है, पूछा भी गया है और महात्मा गांधी में लगाया मिला सर। उनकी महत्वपूर्ण स्थापना है कि हिंदी का जातीय विकास 13वीं से 14वीं सदी में खुसरो की खालिश खड़ी बोली की रचनाओं से शुरू हो जाता है। छोड़िए, कितना है भाई। हिंदी नवजागरण की समस्याएं क्या क्या थी? एक समय के बाद सांप्रदायिकता की समस्या इनमें आई। इसका कारण अंग्रेजों की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान इसका प्रमाण है। अब देखिए यहाँ एक चीज और मिल रहा है आपको, ध्यान देने की बात है। पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना 1909, ये पूछा जा सकता है। पूछा जाता ना कि आर्य समाज की स्थापना थियोसोफिकल, मान लो यही पूछ लिया तो 1909 पृथक निर्वाचन मंडल 1900 आगे आइए। हिंदू उर्दू विवाद ने न केवल भाषा में खाइयां पैदा की बल्कि भाषा की समस्या को धर्म से जोड़कर सांप्रदायिकता को भी बढ़ाया। वैसे उर्दू मुझे अच्छी लगती है लेकिन हिंदी में लिखी होता है। हाँ, अगर वो उर्दू भाषा शेर शायरी में ना हो तो मजा ही नहीं आता। हाँ, आगे आइए। हिंदी साहित्य में नवजागरण की अभिव्यक्ति। हाँ, लेकिन ये जो इश्क आया, जंग आया, मोहब्बत आई, वहीं से निकली है। हमारे यहाँ क्या था? प्रेम। और बोला जाता है इश्क और ये बहुत बहुत खराब लाइन है, बहुत खराब लाइन है, बहुत घटिया कहावत है। इश्क और जंग में सब जायज है। इश्क और जंग में सब जायज है तो जो हुआ है 2 दिन पहले वो भी जायज है। तेजाब फेंक देना भी जायज है। हमारे यहाँ हर चीज का नियम होता था। युद्ध होता था मतलब जंग होती थी तो शंख बजती थी, सब हथियार रख देते थे। ये हमारे ये हमारी संस्कृति सिखाती है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव इन वार। बहुत गलत कहावत। और एक और बहुत घटिया कहावत इंडिया में चलती है कि पैर उतना ही फैलाओ जितना चादर हो। बहुत गलत कहावत है। जब पैर थोड़ा बाहर होगा तभी तो समियाना खरीद के ले आएंगे ना, है कि नहीं? इसीलिए तो कई और एक है कि लड़की हंसी तो फंसी। बहुत अरे लड़की हंसी तो भाई दीदी माफ करिए, हम नहीं है, हम नहीं क्या तो देखती है हंसती ही इसलिए है। ये अब तुम्हारा नंबर है। अरे रील सुनिए तो, एक लड़के ने व्हाट्सएप पे सब्जी भेजा लड़की को, बोला काट के भेजो, बोली मैं यहाँ से कैसे काटूंगी, बोला मेरा तो वहीं से काट दी थी। सब्जी क्या चीज है ना? 19वीं शताब्दी के पहले ही खड़ी बोली की रचनाएं मिलनी शुरू हो जाती। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज ने इसमें अपनी महती भूमिका निभाई। 1803 में लिखी गई लल्लूलाल की रचना प्रेम सागर, सदल मिश्र की चंद्रावती या नासिकोतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचनाएं हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज में एक फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर मुंशी सदा सुखलाल नियाज निसा अल्लाह खां का नाम गद्य लेखकों के रूप में विख्यात है। खड़ी बोली गद्य परंपरा में इनसे पहले चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी है? कवि गंग की। भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी, पद्म पुराण वचनिका दौलत राम का भी नाम आता है। ठीक। अब अदालती भाषा मतलब अदालती भाषा के रूप में हिंदी का संघर्ष क्या है इसको देखते हैं। 1836 ईस्वी में एक आदेश के बाद अदालतों में देसी भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में भी फारसी के साथ नागरी लिपि का भी प्रचलन शुरू हुआ, लेकिन सांप्रदायिक दुराग्रहों के कारण 1837 में उर्दू पूरे प्रांत की अदालती भाषा बन गई। एक सांप्रदायिक दुराग्रह शुरू से ही ऐसे हैं। हिंदी उर्दू जैसे नहीं, बच्चों को कुछ ना दो तो फिर रोने लगते हैं एकदम, सरिया बर्तन सब उठा के पटको, नहीं हमको चाहिए ही चाहिए।
हिंदी उर्दू को लेकर या तो योगी बाबा जैसा कोई रहे, सोच करते रहे मिनट मिनट। हिंदी उर्दू को लेकर अंग्रेजों के भी दो दल हो गए। सर सैयद अहमद खान ने इस पूरे विवाद को सांप्रदायिक रंग दिया। उनका समर्थन गारसादा तासी ने किया। तासी ने खुलकर उर्दू का पक्ष लिया। अरे इन्होंने हिंदू को गंवारी भाषा कहा है, गंवारू। उस कठिन समय में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी व नागरिक के पक्ष में अविस्मरणीय भूमिका निभाई। सन 1868 में उन्होंने फारसी लिपि के विरोध में सरकार को एक मेमोरेंडम भी भेजा। शिव प्रसाद जी ने शिष्ट हिंदी में कई ग्रंथों की रचना की, हालांकि बाद में वे अरबी फारसी से लदी उर्दू की ओर झुक गए। शिव प्रसाद के बदले दृष्टिकोण व उनके उर्दू प्रधान अखबार बनारस अखबार के विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह सामने आए। लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का 1882 में विशुद्ध हिंदी में अनुवाद किया। 1862 में आगे आई। नवीन चंद्र राय पंजाब में ब्रह्म समाज का प्रचार कर रहे थे। पंजाब में ब्रह्म समाज का प्रचार नवीन चंद्र राय। एक दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार। 1881 में बिहार में हिंदी प्रचार की आज्ञा मिली। 81 में 93 में नागरी प्रचारी सभा की स्थापना। 1900 ईस्वी में नागरी लिपि को अदालतों में प्रवेश मिला। इस बीच भारतीय युग में खड़ी बोली गद्य की विपुल मात्रा में सर्जना हो चुकी थी। सन 1884 में भारतीय ने संसार में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनका समय निर्णय करने के लिए कालचक्र तैयार किया। यह ऐतिहासिक घटनाओं के कालांकन की सूची है। भारतीय ने इसमें नोट किया, हिंदी नए चाल में ढली। सन 1873 में कई बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया भारतीय ने। ठीक इसी के उल्टे में वो लिखते हैं रामविलास शर्मा, हिंदी 1877 में नई चाल में नहीं ढली, बस इतना है, नहीं ढली। इसके बाद 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका आरंभ हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को मानक रूप दिया तथा पद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रति फोर्ट विलियम का 10 जुलाई 1800 गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने सिविल युवा सेवकों को प्रशिक्षित। ये भी आता है किसके लिए की गई। हाँ, यहाँ हिंदी मराठी गुजराती तमिल आदि देसी भाषाओं में पुस्तकें अनुदित होती थी। हिंदी हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे, जॉन गिलक्राइस्ट। उर्दू तथा भाखा के लिए अलग मुंशी नियुक्त हुए। भाखा मुंशियों के स्वरूप में लल्लू लाल व सदल मिश्र की नियुक्ति हुई। टाइम क्या हुआ, चलिए हिंदी नवजागरण कल। ठीक, थैंक यू सो मच।